हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल टारगेट सेमेस्टर। मैं हूं आपके एजुकेटर सिमरन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना पब्लिक फाइनेंस यूनिट 2। आई होप आपने इसका पहला यूनिट देख लिया है। पब्लिक फाइनेंस का यूनिट 1 में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी कि पब्लिक फाइनेंस क्या होता है। इसका इंट्रोडक्शन जो आपका वीडियो है, फर्स्ट पार्ट जो रहेगा, वो ऑलरेडी आपके यूट्यूब पे अवेलेबल है, जाके उसको देख लेना। और बाकी जितने भी सारे वीडियोज़ हैं वो आपके टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप पे अवेलेबल होंगे। ठीक, तो हमने यूनिट 1 खत्म किया है और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 2। तो यूनिट 2 स्टार्ट करने में आज आपको पढ़ना क्या है यूनिट 2 में। जब मैं यूनिट 1 पढ़ा रही थी आपको, तो मैंने कहा था कि जो मेन आपके स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस है, जिसमें 3 मेनली थे, तो उन 3 को ही अब आगे आपके यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। जिसमें सबसे पहला जो आपका स्कोप था, जिसमें कहा था पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है, उसके लिए कौन कौन से प्रिंसिपल्स, थ्योरीज, कैनन्स बनाए गए हैं, उन सारी चीज़ों को आपको यूनिट 2 में देखना है। सिमिलरली जब यूनिट 3 में हम जाएंगे तो पब्लिक डेप्थ क्या है और पब्लिक रेवेन्यू क्या है, इसके बारे में आपके यूनिट 3 में है। तो चलो 3 की बात बाद में करेंगे, पहला फिलहाल हमें स्टार्ट क्या करना है, हमने पब्लिक एक्सपेंडिचर स्टार्ट करना है। तो हमने जब पब्लिक एक्सपेंडिचर स्टार्ट करना है, स्लाइड ऐड करती हूँ आपके लिए। तो जो हम स्कोप पढ़ रहे थे, स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस। जब मैंने आपको बताया था कि पब्लिक फाइनेंस किससे रिलेटेड होता है, गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है, कि गवर्नमेंट कैसे फाइनेंसिंग करती है। दैट मीन्स गवर्नमेंट के कहाँ से इनकम आ रहे हैं, कहाँ एक्सपेंडिचर उसको लगाना है, कहाँ खर्चे करने हैं, इनकम कहाँ से आ रही है, खर्चे कितने करनी है, इन्हीं दोनों चीज को मैनेज करते हुए चलना ही पब्लिक फाइनेंस कहलाता है। ठीक, तो पब्लिक फाइनेंस में आपका 3 चीज था। तो सबसे पहला आता था आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर, जो आपके यूनिट 2 का स्टार्टिंग है। यही पब्लिक एक्सपेंडिचर के बारे में क्या क्या चीजें इसमें आएंगी जो आपके सिलेबस से रिलेटेड भी है, साथ ही साथ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, पब्लिक एक्सपेंडिचर आपको देखना है। जब यूनिट 3 में जाओगे तो वही मैंने कहा, पब्लिक रेवेन्यू के बारे में देखना है, और यूनिट 3 में ही पब्लिक रेवेन्यू और पब्लिक डेप्थ दोनों को आपको पढ़ना है। फिर बात आएगी कि मैम तब 4th यूनिट में क्या चीज़ है, ये भी बता दीजिए। यस, 4th यूनिट में आपके इंडियन पब्लिक फाइनेंस की बात की गई कि आपका इंडिया गवर्नमेंट जो है वो कैसे पब्लिक फाइनेंसिंग करती है, कैसे क्या 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 काम करती है। तो फिर उसके कुछ सर्टेन टॉपिक्स होंगे। फिलहाल मेनली ये याद रखना कि आपका पब्लिक फाइनेंस का पूरा सब्जेक्ट है, तो उस पब्लिक फाइनेंस सब्जेक्ट में यही 3 स्कोप को आपको डिटेल में समझना है। पहले वाले में आपने देख लिया कि पब्लिक फाइनेंस क्या होता है, कितने टाइप्स ऑफ गुड्स होते हैं, प्राइवेट गुड्स क्या होते हैं, पब्लिक गुड्स क्या होता है, थ्योरी कौन सा है, प्रिंसिपल एक हमने पढ़ा था सोशल मैक्सिमम सोशल एडवांटेज करके, बजट क्या होता है, पब्लिक बजट, और उसके कितने टेक्निक्स होते हैं। फिर 2 टेक्निक्स को हमने भी डिस्कस कर लिया था, जिसको पहला नाम था जीरो बेस्ड बजटिंग और दूसरा था परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग। ओके, तो इतनी सारी चीजें हमने यूनिट 1 में कवर कर ली है। तो आपका बेस तो क्लियर हो गया है, बेस आपका कहते हैं ना, नींव एकदम से स्ट्रांग हो चुकी है आपकी। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे पब्लिक एक्सपेंडिचर का। याद रखना, गवर्नमेंट स्पेंडिंग की बात होती है यहाँ पर, गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ठीक, गवर्नमेंट कहाँ कहाँ खर्च कर रही है, कितना खर्च कर रही है, किस सेक्टर में खर्च कर रही है, तो ये आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर में आता है। क्लियर है? रेवेन्यू और डेप्थ की बात हम बाद में करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं तब मीनिंग से पब्लिक एक्सपेंडिचर के। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर रिफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट। वही मैंने कहा, खर्चे जो सरकार कर रही है वही पब्लिक एक्सपेंडिचर कहलाता है। तो इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट, जो पार्ट अंडरलाइन कर रही हूँ उतना भी अगर याद रखते हो तो आपको मीनिंग क्लियर हो जाएगा। ऐसे खर्चे, एक्सपेंडिचर्स जो गवर्नमेंट इनकर कर रही है, गवर्नमेंट द्वारा हो रहा है। गवर्नमेंट कितने पार्ट में हमारे यहाँ, सेंट्रल, स्टेट और लोकल बॉडीज, इन 3 तरीके के हो गए। ठीक, एक सेंट्रल बॉडी हो गया जो ओवरऑल पूरे नेशन को कवर कर रही है, फिर अलग अलग स्टेट्स को रूल करने वाला गवर्नमेंट अलग, और लोकल बॉडीज जो हैं उनको भी। तो ये तीनों ही मिलके कितने खर्चे कर रही हैं, किसके पे कर रही हैं, तो हमारे और आप पे कर रही हैं, नॉर्मल सोसाइटी पे कर रही हैं, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी।
लोगों के कल्याण के लिए, पीपल्स के वेलफेयर के लिए और साथ ही साथ इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, आपका जो अर्थव्यवस्था है उसको बेहतर बनाने के लिए, उसको ग्रोथ देने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए ही ये सारे खर्चे किए जाते हैं। ठीक, आई होप मीनिंग क्लियर हो गया होगा अब यहाँ पर कि मीनिंग क्या है आपके पब्लिक एक्सपेंडिचर का। चलिए आगे देखते हैं आप कौन कौन सी चीज आती है, मतलब कौन कौन से खर्चे आते हैं जो सरकार करती है, तो उसका लिस्ट आपके लिए मैं लेकर आई हूँ कौन कौन से स्पेंडिंग्स हैं। पहला है आपका, फर्स्ट है आपका डिफेंस। क्लियर है? डिफेंस की अगर हम बात करें तो यस, चाहे वो किसी भी टाइप का डिफेंस हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, आर्मी हो, नेवी हो, तीनों टाइप के डिफेंस में, मतलब ऑल टाइप ऑफ डिफेंस, ठीक, नॉर्मल पुलिस हो, तो इन सब में आपका जो भी खर्चा होता है, जैसा भी खर्चा होता है, उनको फैसिलिटी देने का खर्चा, उनको इक्विपमेंट्स देने का खर्चा, वो सारे स्पेंडिंग कौन करता है? तो आपकी सरकार करती है, गवर्नमेंट करती है। तो ये किस में आएगा? पब्लिक एक्सपेंडिचर में आएगा। नेक्स्ट आया है आपका, नेक्स्ट है आपका डिफेंस। डिफेंस को लेकर है, सॉरी, नेक्स्ट है आपका एजुकेशन को लेकर। ओके, सो एजुकेशन को लेकर जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, स्कूल हैं, बच्चों को जो 8th क्लास तक एजुकेशन फ्री है, मील फ्री है, ये सारे चीज जो है ये सब स्पेंडिंग में ही आता है, क्योंकि पैसा तो लगेगा ना गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, एजुकेशन का, ठीक, स्कूल बनाने के लिए, कॉलेज बनाने के लिए, फिर फीस उसका हटाने के लिए, बुक्स कॉपीज प्रोवाइड करने के लिए, टेबल डेस्क ब्लैक बोर्ड एवरीथिंग, जो भी चीज़ एजुकेशन में ज़रूरत है वो सारी ही चीज़ को प्रोवाइड करना, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो दैट मीन्स वो भी एक खर्चा आपके गवर्नमेंट का है। ठीक, तो एजुकेशन सेक्टर में जितने भी खर्चे हो रहे हैं वो, सिमिलरली आपका हेल्थ का आया, ठीक, सिमिलरली आपका ये हेल्थ का आया। हेल्थ में जितने भी हेल्थ डिपार्टमेंट, जो भी हेल्थ केयर सेक्टर है, हॉस्पिटल है, उन सब में जो भी खर्चे हैं, जिस भी तरीके के हॉस्पिटल, पब्लिक हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर भी इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करना, बेड्स प्रोवाइड करना, सारे तरीके की फैसिलिटी देना, मेडिसिन प्रोवाइड करना, तो ये सब चीज़ भी किसका काम है? गवर्नमेंट के स्पेंडिंग्स में ही आता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में बेसिकली क्या चीज़ आती है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका रोड्स, बिल्डिंग, फ्लाईओवर्स, ये सारी चीज आपके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आता है। ठीक, स्ट्रीट लाइट्स हो गए, सोलर पैनल लगाना हो, तो ये सारा चीज इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। तो इस सारे भी खर्चे किस में आते हैं? आपके पब्लिक एक्सपेंडिचर में आते हैं। नेक्स्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट आया है आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब यहाँ क्या हो गया? तो जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें हैं, जो भी चीजें एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, फॉर एग्जाम्पल क्या आप यहाँ बजट निकाल रहे हो, कोई भी लॉ से रिलेटेड चीजें हैं, पॉलिसी निकालनी हो, डिपार्टमेंटल्स खर्चे हो, वो सारे भी खर्चे आपके पब्लिक एक्सपेंडिचर में इंक्लूड होते हैं। तो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है वो आपके पब्लिक एक्सपेंडिचर का पार्ट हुआ। नेक्स्ट है सोशल सिक्योरिटी की अगर बात करें, ये सोशल सिक्योरिटी जो है, सोशल सिक्योरिटी की अगर बात करें तो ये समाज कल्याण के लिए, अब गरीबी को हटाने के लिए, पॉवर्टी को कम करने के लिए, इनइक्वालिटी हटाने के लिए, इक्वालिटी लाने के लिए, ये सारे चीज सोशल सिक्योरिटी में आती है। यहाँ पर लिख देती हूँ एग्जाम्पल, यहाँ पर जो सोशल सिक्योरिटी की बात हो रही है तो सोशल वेलफेयर के लिए, समाज कल्याण के लिए, रिड्यूस पॉवर्टी, गरीबी हटाने के लिए, साथ ही साथ इनइक्वालिटी को भी हटाने के लिए, ये सारे काम सोशल सिक्योरिटी में आती है। ठीक है, डिफेंस को लेके हो गया, इनकम के लिए कंज्यूमर जो एक्ट है, कंज्यूमर सेफ्टी की बात होती है, फंडामेंटल राइट्स की बात होती है, ये सारी चीज सोशल सिक्योरिटीज में आ जाती है। ठीक, नेक्स्ट है सब्सिडीज। सब्सिडीज समझ ही रहा होगा, सब्सिडीज किस चीज की बात कर रहा है? तो यस, जो आपको सरकार के द्वारा एक बेनिफिट दिया जाता है, चाहे वो प्रोडक्शन हाउस को दिया जा रहा हो, चाहे नॉर्मल कंज्यूमर को दिया जा रहा हो, वो दोनों ही सब्सिडी कहलाता है। क्यों मैं ऐसे प्रोडक्शन हाउस की बात कर रही हूँ? तो ये कुछ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसको बनाने में कॉस्ट तो ज्यादा आती है, ठीक, लेकिन लोगों के लिए वो बेनिफिट है या सबको कंज्यूम करना जरूरी है, तो उसको गवर्नमेंट प्रोडक्शन हाउस को भी सब्सिडी देती है, टैक्स ना लेते हुए, या उनको देती है अमाउंट की, आप इतना अमाउंट हम देंगे, आपको पे करेंगे 10% अमाउंट, और आप इतने ही रेट में आप मार्केट में इसको बेचो, ठीक, ताकि लोग उसको खरीद सके।
तो इस तरीके से प्रोडक्शन हाउस को दे रही है। सिमिलरली अगर हम कंज्यूमर की बात करें तो सप्लाई किया जा रहा है सामान और उनके अकाउंट में उसका कुछ परसेंट चला जा रहा है। तो एक तरीके से अगर 1000 रुपए का सामान नॉर्मली प्रोड्यूसर से खरीद रहे हैं हम, तो 200 रुपये अगर सब्सिडी जा रहा है गवर्नमेंट तरफ से, तो वो सामान 800 रुपये का ही हुआ। तो इस तरीके से जो एक्स्ट्रा बेनिफिट, जो एक्स्ट्रा वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट करती है, उसको भी हम, सब्सिडी को भी हम किस में रखते हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर में। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आपका आता है डेब्ट सर्विसिंग। अब ये डेब्ट सर्विसिंग का मतलब क्या हो गया? तो सिंपली जो भी यहाँ पर डेब्ट लिया जा रहा है, ठीक, उधार लिया जा रहा है, तो जब भी हम उधार लेते हैं, सरकार उधार लेती है या हम भी उधार लेते हैं, तो हमें क्या करना होता है, उसका इंटरेस्ट भी पे करना होता है, जो कि रेवेन्यू नेचर का होता है। इंटरेस्ट रेवेन्यू नेचर का होता है क्योंकि वो शॉर्ट टर्म होता है, हर महीने या हर साल में आपको देना होता है। और जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जितने का उधार लिया गया है, प्रिंसिपल अमाउंट जो है, जो किस नेचर का होता है, कैपिटल नेचर का होता है, ठीक, क्योंकि 1 साल से ज्यादा के बाद भी उसको दिया जाता है, ठीक। तो इंटरेस्ट अमाउंट और प्रिंसिपल अमाउंट को वापस करने के लिए जो भी खर्चा सरकार का लगता है, वो भी डेब्ट सर्विसिंग में आता है, क्योंकि उधार तो लेना होगा ना कहीं अगर हमारे पास रेवेन्यू कम इकट्ठा हो पा रहा है, एक्सपेंडिचर ज्यादा हैं, तो हमें कहीं से बोरोइंग लेना पड़ेगा। तो जो वो हम उधार ले रहे हैं, तो वो उधार का जो प्रिंसिपल अमाउंट हमने लिया, अगर 10 करोड़ का लिया, तो उस पर इंटरेस्ट भी एड ऑन करके भी हमको उसको चुकाना होगा। तो वो भी खर्चा जो इंटरेस्ट एड ऑन करके भी चुका रहे हैं और ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी वापस कर रहे हैं, वो भी पब्लिक एक्सपेंडिचर में ही जाता है। ये थे आपके कुछ स्पेंडिंग्स जो मैंने आपको हाईलाइट करके दिखा दिया है कि अगर एमसीक्यू क्वेश्चन में आपको दिखे कि ये चीजें हैं, तो उसमें से कोई एक होगा जो थोड़ा सा पर्सनल रहेगा या वो जो प्राइवेट सेक्टर करता होगा, गवर्नमेंट नहीं करती होगी। तो अगर ये सारे चीज लिखे गए हैं तो ये सब आते हैं आपके पब्लिक एक्सपेंडिचर्स में। क्लियर है? तो अब इन इंडिया पब्लिक एक्सपेंडिचर इज मैनेज्ड थ्रू दी एनुअल बजट प्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट। याद रखना, जो एनुअल बजट आता है, इस बजट के थ्रू, जो कि हमने अपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, पब्लिक बजट इसको कहते हैं, उस बजट के थ्रू ही ये सारे खर्चे को क्या किया जाता है, हमारे इंडिया में मैनेज किया जाता है, ठीक। क्योंकि पिछले क्लास में आपको समझाया भी था कि जो बजट निकल के आता है, उस बजट में ही साल भर में कितने इनकम आ सकते हैं, कितना एक्सपेंडिचर करना है, कितने खर्चे करना है, किस सेक्टर में करना है, एजुकेशन सेक्टर में करना है, हेल्थ सेक्टर में करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में करना है, किस सर्विस, सोशल सर्विस सेक्टर में करना है, किस सेक्टर में हमको खर्चे करने हैं, वो गवर्नमेंट सरकार जो है वो पहले ही जब बजट आता है, एनुअल बजट, उसमें ही तय करती है। अब उस बजट को तय करने का तरीका, टेक्निक्स में हमने समझाया था आपको, तरीका डिफरेंट हो सकता है, कौन सा टेक्निक उठाती है, और क्या फिर रिजल्ट आता है, डेफिसिट बजटिंग आता है, सरप्लस आता है, कि बैलेंस बजट आता है, फिर वो लास्ट में एनालिसिस किया जाता है, ठीक। रीजन ये बताया था मैंने आपको लास्ट क्लास में कि डेफिसिट बजटिंग क्यों किया जाता है, सरप्लस बजटिंग क्यों किया जाता है और बैलेंस बजटिंग कब होता है, ठीक। इन तीनों का रीजन के साथ मैंने आपको लास्ट क्लास समझाया था, ठीक। तो अभी भी जो बच्चे हो नहीं देखे हो, जल्दी से जाके देख लेना, ठीक। चलो इसी साथ आगे बढ़ते हैं। आई होप पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है और कौन कौन सी चीजें पब्लिक एक्सपेंडिचर में आती हैं और कौन मैनेज करता है पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो एनुअल बजट में ही सरकार के द्वारा, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा ये चीज निकाला जाता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ओके, सो आगे स्टार्ट करने से पहले बता देती हूँ, बैच आपका स्टार्ट हो चुका है। जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट यूनिट आपका खत्म हो चुका है पब्लिक फाइनेंस का, बाकी सारे सब्जेक्ट के क्लासेस भी स्टार्ट हो चुके हैं। जल्दी से जाके एनरोल करा लो, इट्स जस्ट फॉर 699 और जल्दी से कर लो, 100% सिलेबस कवरेज मिलेगा। मेंटरशिप, आपके 3 एजुकेटर्स हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा एजुकेटर आपके कॉमर्स डिपार्टमेंट में ही है, 3 एजुकेटर्स हैं, आपको फुल गाइडेंस मिलेगी। जब भी आपका एग्जाम टाइम आने वाला होगा तो आपको एमसीक्यू सॉल्विंग, पीवाईक्यू सॉल्विंग भी मिलेंगी। जल्दी जाके एनरोल कर लीजिए आप अपने, ठीक। डाउनलोड करना है बस आपको, टारगेट गुरुकुल ऐप प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, वहां से जाके आप अपने आप को एनरोल कर सकते हो, ठीक। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना, नेचर, ठीक। नेचर क्या है आपके पब्लिक एक्सपेंडिचर का, ओके। तो सबसे पहला जो है वो है आपका वेलफेयर ओरिएंटेड, ठीक। सबसे फर्स्ट जो नेचर है पब्लिक एक्सपेंडिचर करने का, क्योंकि अब पब्लिक की बात हो रही है, लोगों की बात हो रही है, पीपल्स की बात हो रही है, सोसाइटी की बात हो रही है, सोसाइटी के वेलफेयर की बात हो रही है। क्योंकि सबसे मेन मोटिव मैंने आपको बताया भी था सरकार का क्या है, तो सरकार का सबसे मेन मोटिव है, गवर्नमेंट का मेन मोटिव जो है सोशल वेलफेयर करना ही है, ठीक। और ये भी हम किसका पढ़ रहे हैं, पब्लिक फाइनेंसिंग जो पढ़ रहे हैं वो हम गवर्नमेंट का ही पढ़ रहे हैं।
तो गवर्नमेंट का मेन काम जब सोशल वेलफेयर है तो पब्लिक एक्सपेंडिचर भी जो वो करता है, जो वो पब्लिक एक्सपेंडिचर भी करेगा तो सबसे मेन उसका प्रॉफिट कमाना ना होकर सोसाइटी को बेनिफिट देना, सोसाइटी को डेवलप करना, लोगों को डेवलप करना, उनको रोजगार देना, एम्पावरमेंट करना, ये सारे काम सबसे पहले आते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर के नेचर में। ठीक, तो इट एम्स एट मैक्सिमाइजिंग सोशल वेलफेयर नॉट प्रॉफिट। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना उनका मोटिव नहीं है, सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करना, सोसाइटी को बेनिफिशियल बेनिफिट्स प्रोवाइड करना, ये सबसे मेन काम है। इसीलिए सरकार कभी कभी नुकसान में भी चल के, लेकिन देन ऑल्सो उधार लेके भी, लेकिन देन ऑल्सो वो अपने कंट्री का डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में हाथ रखती, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाती है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाएगी तो आपका रोड्स, रास्ते सब कुछ सही होंगे, साथ ही साथ उसको करने के लिए लोगों को वो एम्प्लॉयमेंट भी देगी, लोगों के पास इनकम भी जाएगा, इनकम जाएगा तो अल्टीमेटली लोग डिमांड करेंगे सामान का, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड किया जा रहा है इंडस्ट्रीज के थ्रू। जब डिमांड करेंगे तभी जाके हमें ज्यादा, जब ज्यादा डिमांड होती है तो प्राइस कम होती है, तो फिर वो कम दाम में हमको सामान भी मिलता है। तो इसी से, इन्हीं सब चीज से पूरा इकोनॉमिक्स और पब्लिक फाइनेंस अलग नहीं है, दोनों सेम ही साथ साथ चलता है, क्योंकि हम जो फाइनेंसिंग कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी को बेटर करने के लिए ही कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स के जितने कंसेप्ट हैं, आई होप आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े थे, भूले नहीं होंगे। ठीक, तो इकोनॉमिक के कंसेप्ट को ही ध्यान में रखते हुए ही पब्लिक फाइनेंसिंग की चीजों को किया जाता है। पब्लिक फाइनेंसिंग तरीका जो है, जो उसमें डिसीजन लेना होता है, वो इकोनॉमी को देखते हुए किया जाता है। तो ये सबसे पहला मोटिव पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या हो गया, वेलफेयर ओरिएंटेड। ठीक, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका कंपल्सरी नेचर। अब एक कंपल्सरी नेचर क्यों कहा गया यहाँ पर, कि व्हाई इट इज कंपल्सरी नेचर? तो सिंपली अगर आपको अपने पूरे इकोनॉमी का वेलफेयर करना है, अपने सोसाइटी सोशल वेलफेयर करना है, लोगों को एम्पावर करना है, एम्प्लॉयमेंट देना है, पॉवर्टी हटाना है, इक्वालिटी लेके आना है, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे उस सारे चीज के रिगार्डिंग। ठीक, हेल्थ सेक्टर को अच्छा करना है तो वहां भी खर्चा करना ही पड़ेगा, एजुकेशन सेक्टर को अच्छा करना है, एजुकेशन सेक्टर में खर्चा करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर बनाना है, रोड्स बिल्डिंग ये सब सही करना है, फ्लाईओवर्स बनाने हैं, रास्ते में ट्रैफिक कम करना है, तो ये सारी चीजों को मैनेज करने के लिए आपको कहीं ना कहीं स्पेंडिंग्स करनी ही पड़ेगी। तो इसीलिए इसको कहा गया है कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो एक कंपल्सरी नेचर का है, कि आप चाह कर भी, गवर्नमेंट भी जो है वो चाह कर भी उसको करने से रुक नहीं सकती, क्योंकि अगर वो करेगी नहीं तो इकोनॉमी डाउन में ही जाएगी, डाउनफॉल आएगा, बदलाव नहीं आएगा, डेवलपमेंट नहीं होगा, ग्रोथ नहीं होगा। ठीक, इसीलिए इसको कंपल्सरी नेचर कहा गया है। और साथ ही साथ जो यहाँ लिखा है कि इट कैनॉट रिफ्यूज टैक्स पेमेंट, जो आपके पीपल है, हम और आप हैं, वो ऐसा नहीं है कि, क्योंकि सरकार के पास जो मेन रेवेन्यू जनरेशन है, जो मेन उसके पास इनकम आ रही है, वो हमारे डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स से ही आ रही है, तो उसको भी हम भी पे करने से रुक नहीं सकते, क्योंकि हम जब तक पे नहीं करेंगे, हम सरकार को इनकम टैक्स नहीं देंगे, जीएसटी नहीं देंगे, भरेंगे नहीं, तो तब तक सरकार के पास इनकम नहीं आएगी और वो भी स्पेंडिंग नहीं कर पाएगी। तो ये दोनों तरफ से है, हमें भी टैक्स पेमेंट करने से हम मना नहीं कर सकते कि नहीं हम नहीं देंगे, क्योंकि ऐसा कोई सिचुएशन है ही नहीं, या ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, क्योंकि अगर आप कमा रहे हो, उस टैक्स स्लैब्स के ऊपर जा रहा है आपका इनकम, तो आपको देना पड़ेगा, तो इसके रिफ्यूज आप भी नहीं कर सकते। और साथ ही साथ पब्लिक, जो कि आप टैक्स दे रहे हो, आप पैसे भर रहे हो, तो गवर्नमेंट भी नहीं कहती कि सारा पैसा हम लेके रखे रहेंगे, हम भी कहीं खर्चा नहीं करेंगे, तो वो भी मना नहीं कर सकती कि यस, क्योंकि आप टैक्स दे रहे हो तो उनकी लायबिलिटी बनती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सरकार भी हमारे पैसे ही ले रही है, तो हमको वो सारे बेनिफिट्स, वो सारे कहते हैं ना, वो सारे बेनिफिट्स और वो सारी सुविधा वो हमें प्रोवाइड करें। ठीक, तो नेक्स्ट जो आपका नेचर है वो है आपको नॉन कमर्शियल ऑब्जेक्टिव का। ठीक, नॉन कमर्शियल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या लिखा है, अनलाइक प्राइवेट एक्सपेंडिचर प्रॉफिट इज नॉट द गोल। नॉन कमर्शियल की बात कर रहा है, कमर्शियल में चीजें क्या होती हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट गेन वाला होता है। ठीक, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट गेन की बात होती है। नॉन कमर्शियल ऑब्जेक्टिव का मतलब हो गया कि सिंपली गवर्नमेंट जो करती है सोशल बेनिफिट के लिए अगर कर रही है, सबसे पहला लिखा है वेलफेयर ओरिएंटेड है, ठीक, और कंपल्सरी है करना, दैट मीन्स कि उसको यहाँ प्रॉफिट और लॉस नहीं देखना कि यहाँ खर्चा करने से मुझे नुकसान होगा, या इस सेक्टर में खर्चा करेंगे, इंडस्ट्रीज को पैसा देंगे तो प्रॉफिट मिलेगा क्योंकि वो रिटर्न देगी। लेकिन अगर हम किसी स्मॉल स्केल बिजनेसमैन को स्टार्टअप करने के लिए पैसा दे रहे हैं तो हो सकता है लॉस हो जाए, लेकिन अगर वो उसको नहीं देगी तो फिर हमारी कंट्री जो है वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं होगी, ग्रो नहीं करेगी। तो उसको
कुछ चांस लेने पड़ते हैं, भले प्रॉफिट हो चाहे ना हो, उसको वो खर्चे करने पड़ेंगे। तो वही बात लिखा है कि प्राइवेट एक्सपेंडिचर में जो होता है, प्राइवेट कंपनीज जो हैं उनका तो गोल होता है कि प्रॉफिट मिलेगा तभी हम वहाँ अपना पैसा लगाएंगे, लेकिन सरकार के पास ये ऑप्शन नहीं है कि उसको प्रॉफिट मिले तभी वो पैसा लगाए, तभी वो खर्च करे। उसको लॉस भी हो रहा होगा देन ऑल्सो उसको पैसा वहाँ एक्सपेंडिचर अगर जरूरी है तो करना ही पड़ेगा। ठीक, इसीलिए तो वो बजट बना रही है कि कहाँ जरूरी है, कहाँ नहीं जरूरी है, कितने परसेंटेज में किस सेक्टर में खर्च करना है। ठीक, तो ये था आपका 3 नेचर ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। चलो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका इंक्रीजिंग ट्रेंड्स। ठीक, इंक्रीजिंग ट्रेंड का क्या मतलब हो गया? एक्सपैंड ओवर टाइम ड्यू टू डेवलपमेंट नीड्स। इंक्रीजिंग ट्रेंड का बात ये कह रहा है कि जब समय के साथ, ठीक है, वक्त के साथ जैसे चीजें आगे बढ़ती हैं हमारे खर्चे भी बढ़ने लगते हैं, क्योंकि हम पब्लिक एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं। तो सिंपली इसे कहने का मतलब ये है, जगह ही नहीं मिला, मैं लिखूं कहाँ? इंक्रीजिंग ट्रेंड की बात कर रहा है। वो ये कह रहा है अगर आप अपने घर में भी देखो, ठीक, तो पहले भले इनकम कम हो तो एक्सपेंडिचर ठीक ठाक थी, लेकिन धीरे धीरे इनकम चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, जिस हिसाब से आप अपना एक्सपेंडिचर, खर्चे जो आपके हैं, अगर वो एक लिमिट पे, एक स्टैंडर्ड पे तय हो गई हैं, तो आप किसी तरीके से अपने इनकम को मैनेज करोगे। तब आप खर्चे मैनेज नहीं करते हो, तब आप इनकम मैनेज करते हो। वही बात कह रहा है यहाँ पर गवर्नमेंट के केस में भी कि सरकार जितने खर्चे हैं वो अगर स्टार्टिंग में, अगर मान लो शुरुआत की थी कि वो इतना खर्च करेगी, ठीक, इतना खर्च चल रहा था, वो कभी फिर वापस नीचे नीचे डाउनफॉल नहीं जाएगा कि यस अब हम कम खर्चा करेंगे। वो हमेशा इंक्रीजिंग होता रहता है, क्योंकि जैसे जैसे आप डेवलप करते जाते हो, आपकी सोसाइटी डेवलप होती जाती है, वैसे वैसे कहते हैं ना, एक लिविंग स्टैंडर्ड अगर इंक्रीज करते जाओ अपना, तो उस स्टैंडर्ड के ऊपर ही आप जाना चाहोगे, उसके नीचे नहीं आना चाहोगे। और ऊपर जाने के लिए आपके खर्चे फिर बढ़ते ही हैं, घटते नहीं हैं। तो इसीलिए जो भी आप खर्चा स्टार्टिंग में कर रहे हो, अगर मान लो यहाँ इस इतने से शुरू किए थे, तो इसके बाद जो आपके खर्चे हैं वो ऊपर बढ़ते ही जाएंगे, वो कभी नीचे गिरेंगे नहीं। तो इसीलिए इसको हम इंक्रीजिंग ट्रेंड कहते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर को। पब्लिक एक्सपेंडिचर आपके इंक्रीजिंग ट्रेंड नेचर का है कि वो कभी भी घटेगा नहीं, वो एक बार जितना तक गया उसके ऊपर ही जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली आप जब एक स्टैंडर्ड सेट कर दिए हो, लोगों को फायदा का, मान लो स्टार्टिंग में कहा कि हम आपको राशन देंगे, सब्सिडी देंगे, तो दे रहा था, लेकिन उसके बाद कह दिया कि नहीं अब नहीं देंगे क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, या अब स्कॉलरशिप नहीं देंगे, तो वो चांस ही नहीं है। वो ऐसा सरकार ऐसा कर ही नहीं सकता है, एक आध महीने के लिए कर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो ऐसा काम नहीं कर सकता, क्योंकि अल्टीमेटली फिर उसको सोशल वेलफेयर पे ध्यान देना है, और वो सोसाइटी के लिए हेल्प नहीं कर पा रहा है, तो दैट मीन्स कि कुछ दिक्कत है। तो इसीलिए जो एक्सपेंडिचर एक बार सेट हो गया, सब्सिडी दे रहे हैं तो सब्सिडी देते ही रहना होगा। अब वो चाहे इंक्रीज करो उसमें हल्का सा या डिक्रीज करो, लेकिन वो देना तो पड़ेगा ही। स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना है तो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते ही रहना होगा। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए एक्सपेंडिचर जो होता है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में ही रहता है। ठीक, तो यहाँ पर यही बात इसमें कही गई है। ओके, सो यहाँ पर लिखा भी एक्सपैंड ओवर टाइम ड्यू टू डेवलपमेंट नीड्स। डेवलपमेंट एक जगह बार जब आप चीजें डेवलपमेंट के लिए करोगे, तो उसके बाद डेवलपमेंट और डेवलपमेंट के, जब तक आप डेवलप नहीं हो जाते पूरी तरीके से, तब तक आपके एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज होते ही रहेंगे, वो कम नहीं होंगे। ठीक, चलो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। ठीक, डिसीजंस आर अफेक्टेड बाय द पॉलिटिकल प्रायोरिटीज। कुछ पॉलिटिकल प्रायोरिटीज भी होती हैं। तो जैसा कि आप जानते हो कि जब भी इलेक्शन आता है, ठीक, उस केस में सरकार जो है वो एक्स्ट्रा कहीं खर्च करने के लिए, या कोई भी ऐसा सेक्टर है जिस पे ध्यान नहीं दिया हो पिछले सरकार ने, तो उस पे वो एक्स्ट्रा खर्च करने के लिए कि नहीं हम आपके लिए ये करेंगे, रोड्स बनवा देंगे, व्हाटएवर जो भी चीजें हैं, ठीक, तो इन सब चीज के लिए वो एक्स्ट्रा स्पेंडिंग कर रही है। तो एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी होता है, या गवर्नमेंट का एक साइकिल भी चल रहा होता है कि जो पुरानी चीजें चल रही होती हैं, अगर वो अच्छी चल रही होती है और नई सरकार आती है, तो उसको कहीं ना कहीं वो चीज आगे कैरी फॉरवर्ड करना ही पड़ता है, वरना फिर वो उसका ही, दूसरा जो सरकार आई उसकी इमेज डाउन हो जाएगी। तो ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी होता है, जिससे आपके एक्सपेंडिचर इंक्रीज या डिक्रीज हो सकते हैं। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर कही गई है। नेक्स्ट है लीगल सैंक्शन। लीगल सैंक्शन का क्या मतलब हो गया यहाँ पर? लीगल सैंक्शन रिक्वायर्ड मतलब कि जो भी एक्सपेंडिचर आप कर रहे हो, जो भी पब्लिक एक्सपेंडिचर सरकार के द्वारा की जा रही है, तो वहां पर मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था आपको, एनुअल बजट जो हम निकालते हैं, जो एनुअल
एनुअल बजट निकलता है, इस बजट को पहले बनाया जाता है, ठीक, बनाने के बाद इसको भेजा जाता है पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट में जब तक वो लीगल अप्रूव नहीं हो जाता है, सारे लेजिस्लेटिव चेक नहीं हो जाते हैं, तब तक ये पास नहीं होता है आपका बजट, ठीक। तो इसीलिए इसको लेजिस्लेटिव कहते हैं, इसको लीगल सैंक्शन देना पड़ता है, लेजिस्लेटर्स के द्वारा इसको अप्रूवमेंट लेना पड़ता है, ठीक। ये था आपका नेक्स्ट नेचर, ओके। लास्ट आपके 7th वाले में क्या बात कही गई है, तो लास्टली क्या, रीडिस्ट्रीब्यूटिव, लास्टली कह रहा है रीडिस्ट्रीब्यूटिव कैरेक्टर हेल्प रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटी। रीडिस्ट्रीब्यूटिव हमने लास्ट क्लास में समझा था कि यहाँ पर जो भी आपका रेवेन्यू आता है, ठीक, यहाँ पर जो भी आपका रेवेन्यू आता है, जो भी आप रेवेन्यू आपको आ रहा है, रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है। रीडिस्ट्रीब्यूशन का नेचर क्या होता है कि जो हाई इनकम लेवल वाले होते हैं, ठीक, हाई इनकम लेवल वाले होते हैं, मतलब जो हाई सोसाइटी वाले होते हैं, उनकी इनकम अगर ज्यादा है तो टैक्स हमारा प्रोग्रेसिव नेचर का है, तो वहां पर वो टैक्स भी ज्यादा देंगे। तो ये जो हमें टैक्स यहाँ से मिल रहा है, ठीक, तो इसको हमें क्या करना है, लोअर इनकम वालों को, लो इनकम लेवल वालों को डिस्ट्रीब्यूट इक्वली करना होगा। तो यही बात यहाँ कहा गया है, जो भी पैसा आपको मिल रहा है एज अ टैक्स मिल रहा है, जीएसटी मिल रहा है, कॉर्पोरेट से मिल रहा है, कंपनी से मिल रहा है, तो वो सारे पैसे को आप सही तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूट करो। कहीं से इनकम आपको आया, सरकार को इनकम कहाँ से आया, सोसाइटी से ही आया है, पब्लिक से ही आया, पब्लिक से उसको इनकम आया, और पब्लिक के लिए ही उसको वापस से डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जितने भी इनकम पब्लिक सरकार को पब्लिक से मिल रही है, जो भी हाई लेवल इनकम लेवल वाले ग्रुप से मिल रही है, तो उन ग्रुप्स के इनकम को अच्छे तरीके से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें, ताकि कोई भी वहां पर पार्शियलिटी दिखाई ना दे, ठीक। तो यहाँ पर इट हेल्प्स टू रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटी इनकम इनइक्वालिटी जो है उसको रिड्यूस करने के लिए आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर में जो भी चीजें हैं उसको ध्यान में देकर ही आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो इसको कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूटिव कैरेक्टर, ओके। तो ये थे आपके 7 नेचर ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। क्लियर है ये चीज? चलो, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे देखा जाए अब। तो चलो आगे एक और टॉपिक पढ़ते हैं हम, जिसका नाम है आपका कैनन्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब कैनन्स का मतलब होता ही है प्रिंसिपल, ठीक। कौन कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत दिए गए हैं, किसके लिए, पब्लिक एक्सपेंडिचर्स के लिए, ठीक। तो कैनन्स अगर लिखा हो कि व्हाट आर द कैनन्स, ऐसे लिखा हो विच आर नॉट द कैनन्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, कौन से इसमें से कैनन्स नहीं है पब्लिक एक्सपेंडिचर के। तो अगर इन सब में से कोई एक एक्स्ट्रा लिख के आ रहा है तो वो इसमें नहीं आएगा पब्लिक एक्सपेंडिचर में। तो प्रिंसिपल कौन कौन से आपके पब्लिक एक्सपेंडिचर का, वो याद रखना कि कैनन्स का मतलब प्रिंसिपल ही होता है, कुछ अलग नहीं होता है, ओके। कौन कौन से हैं, सबसे पहला जो है वो है आपका कैनन्स ऑफ बेनिफिट, ठीक, आपको दिख रहा होगा, कैनन्स ऑफ बेनिफिट। कैनन्स ऑफ बेनिफिट का मतलब क्या है कि जो भी आप खर्चे कर रहे हो, सबसे पहला प्रिंसिपल सिद्धांत क्या है आपके पब्लिक एक्सपेंडिचर का, कि सरकार जो भी खर्चा कर रही है उस खर्चे से फायदा हो रहा हो, ठीक, फायदा लोगों को हो रहा हो, कि सोशल वेलफेयर के लिए आप कर रहे हो तो लोगों को उसका फायदा मिलना चाहिए। सरकार को भले मिले चाहे ना मिले उतना बेनिफिट, लेकिन सरकार को फायदा कब होता है, जब लोगों को फायदा होता है। तो अगर लोगों को फायदा हो रहा है तो सरकार को अल्टीमेटली फायदा दिखेगा, ठीक। तो फायदा दिख रहा हो, पैसा ही खर्चा आपको करना है, ठीक, वहां आपको अपने पैसे लगाने हैं, ठीक। तो ये था आपका सबसे पहला, लिखा भी है, एक्सपेंडिचर शुड बेनिफिट मैक्सिमम पीपल। याद रखना, ज्यादातर पीपल को वो बेनिफिट मिल रहा हो, वो खर्चे करने हैं आपको, ठीक। मैक्सिमम पीपल को वो एडवांटेज दिख रहा हो, ऐसा नहीं कि हो सकता है कि सरकार जो खर्चे कर रही है वो सबके फायदे के लिए ना हो, लेकिन अगर मेजर लोगों के फायदे के लिए हो रहा है, जो खर्चे वहां किए जा रहे हैं, अगर मेजोरिटी आपका सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर के लिए कर रही है, तो मेजर एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा इंडिया मेन उसी का है, एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा है। तो वो जो सेक्टर अगर उसके लिए कुछ कर रही है, खर्चे कर रही है, उसमें मैक्सिमम लोग कवर हो रहे हैं, तो उसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये ध्यान आपको देना है, ठीक। तो सबसे पहला आपका जो प्रिंसिपल है वो यही है। नेक्स्ट है आपका कैनन ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब क्या हो गया कि जो भी खर्चे आप कर रहे हो यहाँ पर, ठीक, जो भी खर्चे आप पब्लिक एक्सपेंडिचर कर रहे हो तो वो किसके लिए कर रहे हो,
अपनी इकोनॉमी के बेटरमेंट के लिए कर रहे हो, अपनी इकोनॉमी को अच्छा करने के लिए कर रहे हो, ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, इसीलिए कर रहे हो। तो इसलिए आपको ध्यान देना होगा कि जो भी स्पेंडिंग आप कर रहे हो, व्हाटएवर स्पेंडिंग गवर्नमेंट इज डूइंग, तो वो सब में जो भी खर्चे हो रहे कहीं पर भी वेस्ट ना जा रहे हो। तो वेस्टफुल स्पेंडिंग को अवॉइड करना है और इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है इकोनॉमी का। आपका इकोनॉमिक्स में मैंने आपको समझाया भी था कि इकोनॉमिक्स में किसी के भी पास, एक इंडिविजुअल, गवर्नमेंट, सरकार, फर्म हो, कोई भी हो, तो उस सबके पास एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन किस चीज का है? रिसोर्सेज का है। तो स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज और हमारे वांट्स तो अनलिमिटेड हैं, ठीक। हमारे चाहते तो बहुत सारे हैं कि हम ये भी कर लें, वो भी कर लें, इस रोड ऐसा बना दे, वैसा बना दे, लेकिन उसको पूरा करने के लिए आपके पास रिसोर्सेज तो कम है ना। तो उस रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से आप यूटिलाइज करो, सही से एलोकेट करो सारे पैसों को। तो इसीलिए आपको स्पेंडिंग खराब, जो भी वेस्टफुल स्पेंडिंग है, उसको अवॉइड करनी होगी, तभी जाके आप इकोनॉमी को अच्छा कर पाओगे। तो सेकेंड जो आपका प्रिंसिपल बनता है वो होता है कैनन्स ऑफ इकोनॉमी। थर्ड जो है वो है आपका कैनन ऑफ सैंक्शन। सैंक्शन का मतलब क्या हो गया? अभी लास्ट आपने नेचर पढ़ा भी था कि सैंक्शन करना होगा, दैट मीन्स अप्रूवल चाहिए आपको, ठीक। आपको अप्रूवल चाहिए बाय दी पार्लियामेंट, बाय दी, अगर स्टेट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी अप्रूवल चाहिए। कुछ बड़े बड़े काम है पार्लियामेंट में तो उसका लीगल अप्रूवल वहां पर आपको लेना पड़ेगा, यही बात वो कह रहा है, ठीक। तो सैंक्शन होना चाहिए आपके एक्सपेंडिचर। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कितना भी खर्चा कर दो, सैंक्शन रहेगा, सबका अप्रूवल मिलेगा वहां पर, तब जाकर ही आप ये खर्चे कर पाओगे। थर्ड आपका प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होगा? कैनन ऑफ सैंक्शन। नेक्स्ट है आपका कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का सिंपली मतलब क्या होता है कि जो भी चीजें आप कर रहे हो, जो भी खर्चे आप कर रहे हो, वो प्रोडक्टिव हो, दैट मीन्स आपको आउटपुट दिखे, आपको रिजल्ट अच्छा मिले। तो ये कॉस्ट और बेनिफिट वाला ही रेशियो की बात होती है कि जो भी चीजें आप खर्च कर रहे हो वो कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करे, प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी को इंक्रीज करे, वही आपका सबसे अच्छा एक्सपेंडिचर कहलाएगा। तो ये था आपका फोर्थ पब्लिक एक्सपेंडिचर का प्रिंसिपल। नेक्स्ट है आपका कैनन ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब क्या हो गया कि आपका जो भी खर्चा है वो अकॉर्डिंग इलास्टिक होना चाहिए, ठीक। जो भी पब्लिक एक्सपेंडिचर आप कर रहे हो, ऐसा नहीं कि एक बार में सब कुछ लगा दिया और दूसरी चीज के लिए कुछ नहीं बचा। तो अकॉर्डिंग टू योर नीड, जरूरत के हिसाब से आपको अपने खर्चे देखने हैं और उस खर्चे को फ्लेक्सिबल बनाना है, इलास्टिक बनाना है। तो वही बात का एक्सपेंडिचर शुड एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द नीड। आपकी जरूरत के हिसाब से आपके खर्चे मैनेज हो जाने चाहिए, ठीक। इलास्टिक इसलिए होना चाहिए, इलास्टिक इन नेचर होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट आया लास्टली आपका जो आपका ये वो है प्रिंसिपल है, कैनन है, वो आता है कैनन ऑफ इक्वालिटी, ठीक है, सॉरी कैनन ऑफ इक्विटी। इक्विटी की बात कर रहा है, दैट मीन्स इक्विटी का सिंपली मतलब यही इक्वालिटी से ही होता है कि आपको इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना है। जो भी हाई लेवल ग्रुप्स हैं, लोअर लेवल ग्रुप्स हैं, मिडिल लेवल ग्रुप्स हैं, मतलब हाई सोसाइटी, हाई इनकम, मिडिल क्लास, हाई क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास, ये तीनों में बराबरी रखना है। जिसको जितनी जरूरत है उसको फैसिलिटी उतनी देनी चाहिए, उतने बेनिफिट मिलना चाहिए। तो जो भी इनकम आपके पास एज अ टैक्स रेवेन्यू आ रहा है उसको आपको प्रॉपर एलोकेट करना है जिस भी सेक्टर में जरूरत हो, जिससे ओवरऑल इकोनॉमी डेवलप हो और मैक्सिमम पीपल को एडवांटेज मिले, बेनिफिट मिले, ठीक। तो वो काम आपको करना है। तो ये था आपके 6 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, या मैं कहूँ कैनन्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया है, यहाँ तक समझ में आ गया है। तो नेक्स्ट क्लास जो हम स्टार्ट करेंगे वो रहेगा आपका वैगनर्स लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज। इस लॉ से हम स्टार्ट करेंगे। इसके बाद एक वाइसमैन पीकॉक का भी आपके पास थ्योरी रहेगा, उसे भी देखेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो आगे भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं आपके। तो अभी तक जो भी बच्चे हो ज्वाइन नहीं किए हो क्लास, अभी तक नहीं इनरोल किए हो, जल्दी से इनरोल कर लो। व्हाट्सएप ग्रुप आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, उसको जाके ऐड कर लो अपने आप को, ताकि जो भी आपको डाउट हो, क्वेरीज हैं, इन्फॉर्मेशन जो भी है वो अपना हमारा ग्रुप है, टीम है, वो आपको प्रोवाइड करेगी और आपको सारे डाउट वहाँ पर क्लियर होंगे। आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकोगे, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करोगे, मैं भी वहाँ पर आपको मिलूंगी। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, कोई भी डाउट हो XYZ आपके सब्जेक्ट को लेकर, सिलेबस को लेकर, एग्जाम्स को लेकर या कोई भी टॉपिक को लेकर, तो उसको भी ज़रूर से वहाँ पर आप वहाँ पर कनेक्ट किया करो, बताया करो, क्योंकि आप बताओगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा। तो एंड करती हूँ क्लास को। आई होप समझ में आ गया है। कमेंट बॉक्स ओपन है आपके लिए, कैसा लगा क्लास, प्रीवियस क्लास, आई होप फर्स्ट लेक्चर भी आप देख चुके होंगे। कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।